हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। आज से हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ शुरू किए हैं। आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले 100% यानी जो है ज़्यादातर संभावित जो प्रश्न आपके बन सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के, उनकी सीरीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर 5 क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं। पहले इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपका दिया गया है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में आया है और संभावना है कि आगे भी आएगा। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, इस क्वेश्चन से कई वर्जन बन सकते हैं, कई टाइप के। अब देखिए, इधर सबसे पहले हमको समझना है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो देखिए, म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है हमारा निर्वात की चुंबकशीलता। ये क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यहाँ पर म्यू नॉट, सबसे पहले हम देखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों का गुणा करेंगे। तो आप देखिए, म्यू नॉट का जो मान होता है वो होता है 4π × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻12। ये दोनों वही, म्यू नॉट का मान ये होता है और एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है। इन दोनों का मान आप यहाँ पर रख के गुणा करेंगे तो ये आपको सॉल्व करने पर ये आएगा 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये आपको देखने को मिलेगा। अब आप जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में या वायु या निर्वात में, तो कितना होता है? C = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसको हम लोग जो है प्रकाश की चाल को वायु या निर्वात में C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। 3 × 10⁸, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। तो यानी ये हो जाएगा 1/c²। अब c² को इधर ले आएंगे, c² को इधर बाएं साइड ले आएंगे। तो इधर डिवाइड में है, बराबर के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये c² बराबर, और इसको इधर ले आएंगे तो अपान में चला आएगा, म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर स्क्वायर हटा दिए, अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा। तो 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, यानी 1 का वर्गमूल 1 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, C बराबर 1/, ये जो हमारा है, अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट अगर हटा देंगे तो इसका मतलब है उसकी घात हम 1/2 कर सकते हैं। यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की घात लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की घात लिख सकते हैं 1/2। अब इसको जो है ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जब ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे हर से अंश में, तो C बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी हो जाएगी? -1/2। क्योंकि जब हर से अंश में घात जाती है या अंश से हर में घात आती है, घात मतलब पावर, तो वो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हर में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की घात प्लस में है, जब अंश में जाएगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि C बराबर हमारा आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। अब C के स्थान पर हमने क्या बताया? लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। तो यही हमसे पूछा गया था। ये देखिए, आपका आंसर हो गया। यही पूछा गया था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की घात -1/2 का मान कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुविकल्पी प्रश्नों की फिजिक्स की ये सीरीज है। आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संभावित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा गया है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो अब हमको वैद्युत प्रतिरोध दिया गया है, वैद्युत चालकता निकालनी है। तो वैद्युत चालकता होती क्या है, वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। अब ये क्वेश्चन एक नंबर में भी बन सकता है कि वैद्युत चालकता की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखना वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो हमको वैद्युत प्रतिरोध जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर हमको दिया गया है 500 ओम, और हमको वैद्युत चालकता पूछी गई हमसे जो है वैद्युत चालकता पूछी गई है। तो वैद्युत चालकता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि अभी हमने बताया है कि वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है, वैद्युत चालकता जो होती है वो बराबर क्या हो जाएगा 1/r, यानी हम r का व्युत्क्रम लेंगे तो r का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/r। तो इस तरीके से लिख देंगे। तो वैद्युत चालकता बराबर 1/r की पावर, r के स्थान पर कितना रख देंगे 500, r के स्थान पर r की वैल्यू हमको कितनी दी गई 500। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर कितना आ जाएगा, इधर डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 500 से भाग देंगे 1 में, 1 को जो है 500 से भाग देंगे। तो यहाँ 1 हमारा बहुत छोटा है, अभी पॉइंट लगा देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। फिर अभी भी छोटा है तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे। अभी छोटा है 1 0 और लगा देंगे, 1 0 और लगा देंगे। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 बार ले जाएंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 0.002। और यहाँ पर इसका मात्रक ओम होता है, तो जब इसको ओम को जब फिर जो है हर से अंश में ले जाएंगे तो ओम की पावर -1 हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे ओम इनवर्स, या इसका सिंबल भी बना सकते हैं हम लोग ओम इनवर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो आप चाहे ये लिख दीजिए हिंदी में ओम की पावर -1, या इस तरीके से सिंबल जो ओम का होता है इसके ऊपर -1 लगा देंगे। मात्रा लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैद्युत चालकता का मान कितना आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स, इस तरीके से। तो आपका ये कौन सा सही हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है 0.002 ओम की पावर -1। इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कण है जो उत्सर्जित नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं हमारे, ये सब क्या करते हैं, जो है कुछ ऐसे कण हैं जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा, इन कणों को क्या करते हैं स्वतः उत्सर्जित करते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिवता में, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं जो स्वतः भेदी किरणें, है ना। बाद में ये पता लगाया गया कि ये जो किरणें निकलती हैं कौन कौन से होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा फोटान, गामा रेज होती हैं। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा इन कणों को उत्सर्जित करता है और प्रोटॉन को नहीं उत्सर्जित करता है। प्रोटॉन आपका कहाँ होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या नहीं उत्सर्जित होता है इनमें से। तो अल्फा कण उत्सर्जित होता है, बीटा कण भी उत्सर्जित होता है, गामा फोटान भी उत्सर्जित होता है, केवल प्रोटॉन है जो उत्सर्जित नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा है। निम्न कण यानी नीचे दिए गए हैं इस तरीके से 4 कण दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो इनमें ये सब एक ही वेग का मतलब यहाँ पर है कि समान वेग से गतिमान है। एक ही वेग का मतलब क्या है, समान वेग से ये गतिमान है। तो अधिकतम द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसकी होगी इन चारों में, है ना। द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होगी।
अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को जो है निकालने से पहले हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/p। क्या होता है? लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p, जहाँ पर p क्या है? p हमारा संवेग है। p क्या है? संवेग है। अब देखिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इस संवेग पर डिपेंड है, क्योंकि h हमारा क्या है? प्लांक नियतांक, जो कि कांस्टेंट है यानी नियत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसके संवेग के, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस भी यहाँ पर जिस कण का संवेग ज़्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी। और जिसका संवेग कम होगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, जिसका संवेग कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो अब संवेग इनके बारे में देख लिया जाए कि किस कण का संवेग जो है क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जिसका संवेग कम होगा उसी की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं संवेग p बराबर mv होता है, जहाँ पर v यहाँ पर जो है वेग है। तो यहाँ पर वेग हमको नियत दे रखा है, यानी समान वेग है। तो यहाँ पर p की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी? द्रव्यमान पर डिपेंड करेगी। यानी इन सभी कणों में जिसका द्रव्यमान यानी मास सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी कम होगा। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इन सभी में सबसे कम द्रव्यमान आपका किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इन सभी में सबसे कम द्रव्यमान किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। यानी कि सबसे कम द्रव्यमान अगर इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा तो सबसे कम संवेग भी इलेक्ट्रॉन का होगा, और सबसे कम संवेग होगा तो जानते हैं आप यहाँ से इस फार्मूले से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का संवेग सबसे कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इन चारों कणों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है सबसे कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग भी सबसे कम होगा, और जिसका संवेग सबसे कम होगा उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि क्वेश्चन में कहा गया समान वेग से गतिमान है, मतलब एक ही वेग से गतिमान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है कि वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, याद रखना विपरीत दिशा कहा गया है, विपरीत दिशा में क्षीण मतलब होता है कि थोड़ी मात्रा में, अल्प रूप में। तो यहाँ पर क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। चुंबकन प्राप्त होने का मतलब जो है चुंबकित हो जाना, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाना। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है अल्प मात्रा में क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुचुंबकीय का मतलब जो क्षेत्र की अनुचुंबकीय जो आपका होगा वो क्या होगा? क्षेत्र के विपरीत नहीं होगा, क्षेत्र की दिशा में। और लौह चुंबकीय जो होता है प्रबल रूप से हो जाता है। ठीक, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, प्रति मतलब उल्टा, विपरीत, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ आप कह सकते हैं जिनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से आपके चुंबकित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे जिंक, कापर, सिल्वर आप दे सकते हैं। इनका एग्जाम्पल जिंक, कापर, सिल्वर, ये सभी के सभी क्या है? हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली रूप से क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है वोल्ट इंटू मीटर, चौथा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए विद्युत फ्लक्स
इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। फाई ई बराबर क्या होता है, ई गुणे ए, क्या होता है, ई इंटू ए, या ई डी ए कॉस थीटा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर ई इंटू ए, इस फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। तो फाई ई क्या है, हमारा विद्युत फ्लक्स है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई के दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और एक होता है जो है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, प्रति मतलब बटे, वोल्ट बटे मीटर यहाँ पर होता है। और एफ क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ये ई का मात्रक रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर, क्या रखेंगे, वोल्ट प्रति का मतलब बटे, और नीचे लिख देंगे मीटर, और गुणे एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणे मीटर। तो आप देख सकते हैं 1 मीटर से मीटर यहाँ कट जाएगा, तो फाई ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, वोल्ट गुणे मीटर, क्या आ जाएगा, वोल्ट गुणे मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाई ई है, फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट गुणे मीटर। याद रखना ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर इन मीटर गुणे मीटर, और फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कि पीएन संघ डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। पीएन संघ डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। पहला ऑप्शन है आपका, यदि संघ डायोड अग्र अभिनत में हो, यदि संघ डायोड उत्क्रम अभिनत में हो, यदि संघ डायोड अनभिनत हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएन संघ डायोड क्या है। पीएन संघ डायोड क्या होता है, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिला देते हैं, ठीक, जोड़ देते हैं, तो क्या हमको प्राप्त होता है, पीएन संघ डायोड प्राप्त होता है। जहां पर जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक। अब पी क्षेत्र जो होता है, इस तरीके से जब आप जोड़ देंगे तो इधर वाला पी क्षेत्र हो जाएगा, इधर एन क्षेत्र। तो पी क्षेत्र में क्या होता है, ग्राही आयन होते हैं, क्या होता है, ग्राही आयन, और इधर एन क्षेत्र में क्या होता है, दाता आयन होते हैं। तो यहाँ पर पी क्षेत्र में क्या होगा, और इसे यहाँ पर कोटर बहुसंख्यक होते हैं। पी क्षेत्र में कोटर पॉजिटिव होते हैं, कोटर बहुसंख्यक होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। और इधर एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, कोटर अल्पसंख्यक होते हैं। तो जब हम इनको जोड़ते हैं, यानी जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं, तो जहां पर ये संधि होती है, यहाँ पर जो है पी क्षेत्र के कोटर इधर संधि की ओर आते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर आते हैं। तो संधि पर ये आपस में मिल जाते हैं, मिलकर संयोग करते हैं और जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि जो है उदासीन हो जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि संधि के आसपास थोड़ा एक एरिया, एक क्षेत्र हो जाता है जहां पर कोई आवेश वाहक नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ के बीच में इतनी जगह पर कोई भी संधि के आसपास कोई भी, ना तो कोटर है ना इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को, यानी कि इसी जो ये जगह है, इसी को बोलते हैं, एक प्रकार की परत होती है जिसे बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में क्या होता है, पी क्षेत्र में जो इधर एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस जगह पर इनकी अधिकता यहाँ ज्यादा हो जाती है, और एन क्षेत्र में जो इधर पी वाले के कोटर हैं, इस जगह पर इनकी अधिकता हो जाती है। यानी यहाँ पर पॉजिटिव, यानी यहाँ कोटर ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे जो है यहाँ पर यानी प्लस हो गया, प्लस बन जाता है, इधर माइनस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके सिरों पर एक विभवांतर जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विभव प्राचीर, विभव प्राचीर बोला जाता है। अब अक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। और इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर अंदर की तरफ ई आई मतलब इंटरनल जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पीएन संधि डायोड में ये जो वाहक हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कोटर, ये संयोग करने पर ये कंडीशन बनती है। अब जो ये अल्पसंख्यक वाहक है, अल्पसंख्यक वाहक जैसे यहाँ पर एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक कौन है, एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक है कोटर,
और पी क्षेत्र में क्या होते हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है ये जब इधर संधि को पार करते हैं यानी इधर उधर जाते हैं तो हमारी धारा बनती है अनुगमन धारा। कौन सी धारा प्राप्त होती है, अनुगमन धारा। और जो ये विसरण धारा है ये क्या होती है, जब ये पी क्षेत्र ये कोटर पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो इनको संयोग करने से बनती है विसरण धारा। कौन सी धारा, विसरण धारा। तो आप ध्यान रखिएगा विसरण धारा किस कब बनती है, विसरण धारा बनती है इलेक्ट्रॉन कोटर के संयोग करने से, परस्पर संयोग करने से। अनुगमन धारा कब बनती है, जब ये अल्पसंख्यक वाहक जब संधि को पार करते हैं तो अनुगमन धारा बनती है। अब यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे कैसे, अब जैसे मान लिया इस तरीके से भाई डायोड को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक अग्रभिन्नक और एक उत्क्रमभिन्नक। अब देखिए अगर आप इसको अग्रभिन्नक में जोड़ दें, अग्रभिन्नक का मतलब होता है पी क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ना है, पी क्षेत्र को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया यहाँ और एन क्षेत्र को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। तो ये डायोड अग्रभिन्नक में हो गया। जब ये इस तरीके से जोड़ेंगे अग्रभिन्नक, पी क्षेत्र के कोटर जो है एन क्षेत्र की ओर चलेंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलेंगे। तो इस तरीके से आपस में यहाँ आकर के संयोग करेंगे और संयोग करने पर कौन सी धारा बनेगी, विसरण धारा। और जो अल्पसंख्यक है ये भी इधर उधर आए जाएंगे तो इनसे बनेगी अनुगमन धारा। तो ये जो है विसरण धारा का मान जब इसको अग्रभिन्नक में जोड़ेंगे तो विसरण धारा का मान अनुगमन धारा से अधिक होगा। और ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब ये डायोड किसमें होगा, अग्रभिन्नक में जुड़ा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी संधि डायोड अग्रभिन्नक में जोड़ा जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। देखिए चुंबकीय पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रचुंबकीय पदार्थ। पहला है प्रचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। 3 तरीके के होते हैं। तो ये जो डोमेन है ये किस में पाए जाते हैं, देखिए सबसे पहले डोमेन क्या होता है। डोमेन जो है ये पाए जाते हैं आपके लौह चुंबकीय में। ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा। ठीक, ये डोमेन जो है लौह चुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं। अब डोमेन होते क्या हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के अति सूक्ष्म आकार के असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं। जो ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको वायु चुंबकीय क्षेत्र में जब आप रखते हैं तो ये प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक, जैसे आयरन हो गया इस तरीके से। तो ये इन सब में क्या होता है कि कुछ अन्योन क्रियाएं ऐसी होती हैं इनके परमाणुओं के भीतर, जिससे अति सूक्ष्म आकार के छोटे छोटे असंख्य जो है क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हें ही हम लोग डोमेन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आकृति बनती है। तो डोमेन किस में पाए जाते हैं, इसमें किस पदार्थों में बनते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थों में। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। पहला है ऑप्शन नीले प्रकाश के लिए, दूसरा हरे प्रकाश के लिए, तीसरा पीले प्रकाश के लिए, चौथा लाल प्रकाश के लिए। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो समानुपाती होती है लेमडा। लेमडा मतलब क्या है, तरंग दैर्घ्य की के जो है समानुपाती होती है। तो जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो अधिकतम हमसे पूछा गया फोकस दूरी, तो याद रखना इन चारों में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग के प्रकाश की होती है। इसलिए लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी और उसके लिए जो फोकस दूरी है वो भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका ये 9 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है चालक की तरह व्यवहार करते हैं, दूसरे प्रतिरोधक की तरह, तीसरा शक्ति स्रोत, तीसरा विद्युत रोधी। तो देखिए 0 केल्विन ताप जिसको हम लोग परम शून्य ताप भी बोलते हैं, इस पर जो हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं यानी प्योर जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये एक प्रकार से विद्युत रोधी यानी कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों इस तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है इनकी चालकता शून्य हो जाती है। ठीक है, इनकी चालकता 0 केल्विन ताप पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसलिए ये 0 केल्विन ताप पर विद्युत रोधी यानी कि कुचालकों की तरह व्यवहार
करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 0 केल्विन या परम शून्य ताप भी आपसे पूछ लेगा। इस पर जो शुद्ध चालक हैं इनकी चालकता शून्य हो जाती है और ये विद्युत रोधी या कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि आयनन ऊर्जा क्या है। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी परमाणु में, आयनन ऊर्जा ध्यान से सुनिएगा, किसी परमाणु में उसके एक इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु में उसके एक इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से अंतिम कक्षा में, पहली कक्षा से अंतिम कक्षा में ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु में उसके एक इलेक्ट्रॉन को जो है पहली कक्षा से अंतिम कक्षा में ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब आयनन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, देखिए आयनन ऊर्जा बराबर क्या होती है, आयनन ऊर्जा बराबर होती है जो है अंतिम कक्षा की ऊर्जा, अंतिम कक्षा की ऊर्जा माइनस पहली कक्षा की ऊर्जा या प्रथम कक्षा की ऊर्जा, प्रथम कक्षा की ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात कर रहे हैं। अंतिम कक्षा को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। अंतिम कक्षा की एनर्जी क्या होती है, ई इनफाइनाइट, और पहली कक्षा के लिए E1 होती है। तो यहाँ पर जो ई इनफाइनाइट होती है यानी अंतिम कक्षा की एनर्जी, इसको हम लोग शून्य मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम होती है। माइनस हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है वो माइनस का 13.6 होती है। कितनी होती है, माइनस का 13.6 होती है। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से इस वीडियो में भैया यहीं तक जो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कवर कराया है, यानी 11 बहुविकल्पी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, वो 11 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए गए हैं, यानी सॉल्व कराए गए हैं। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 से सेकंड वीडियो जो आपका आएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्नों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की सीरीज चल रही है आपके यूट्यूब चैनल जो हमारा जो हो एडवांस क्लासेस पर। ठीक, तो इसमें इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कराए गए हैं। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो बेटा इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से कई बार देख लेना और तैयार कर लेना, क्योंकि ये आगामी 2025 यूपी बोर्ड परीक्षा की संभावित क्वेश्चनों की सीरीज है। तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। और बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलना, और कई बच्चों तक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक, धन्यवाद।